Hello, my dear student. This is the last part of a chapter Diversity in the Living World. In this video, we are going to cover summary of the chapter and NCERT question answer. Okay, let's start with the video. Okay, let's start with the summary first. Then we will discuss all the question answers. Let's start with the summary. We are surrounded by a large variety of plants and animals. Such variety of plants and animals is a part of biodiversity. स्टूडेंट हमारे चारों तरफ हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल से घिरे हुए हैं और जो हमारे सराउंडिंग में ये जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल दिखते हैं इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। वो बायोडाइवर्सिटी का ही एक हिस्सा है। ओके, Plants and animals can be grouped on the basis of similarities and dissimilarities among them. मतलब उनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं उनके फीचर्स के बीच या फिर उनके सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम प्लांट्स और एनिमल की ग्रुपिंग कर सकते हैं। Plants have similarities and differences based on features associated with roots, stems, leaves, flowers and so on. ऑब्वियस है जो प्लांट्स हैं उनमें जो फीचर्स हैं प्लांट्स के पत्ते कैसे होते हैं, जड़ कैसी होती है, उनके स्टेम्स कैसे होते हैं, जो तना होता है वो कैसा होता है, उनमें फ्लावर्स कैसे होते हैं, उनकी हाइट कैसी होती है, इसी सब के बेस पे हम प्लांट्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके, The method of arranging things into groups based on their common features is called grouping. जो हम लोग किसी common features के बेस पे उनको arrange करते हैं उसको हम grouping कहते हैं। Plants can be grouped into herbs, shrubs and trees based on their height, types of stems and branching pattern. Plants के height पे, stems के मतलब उनकी तना कैसे soft है, tender है, हार्ड है ना, उसके बेस पर या ब्रांचिंग पैटर्न के बेस पे कि वो ग्राउंड के पास में है, ग्राउंड से ऊपर है, उनके बेस पे जो प्लांट्स की हम ग्रुपिंग करते हैं उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। और दो और भी है, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, है ना। Plants can also be grouped as dicotyledons, that is dicots, and monocotyledons, that is monocots, based on the number of cotyledons in their seeds. ये हमने डिटेल में पढ़ा है। आप इसके सारे वीडियोस पार्ट 1, 2 एंड 3 में देख सकते हो। तीनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। इसमें क्या बताया कि प्लांट्स को हम उनके सीड्स में कितने मोनोकॉट्स होते हैं, मतलब कितने कॉटिलेडन्स होते हैं उसके बेस पे भी ग्रुपिंग करते हैं। लाइक जिनमें दो मोनोकॉट्स दो कॉटिलेडन्स होते हैं उनको डाइकॉटिलेडन्स कहते हैं, जिनमें सिंगल कॉटिलेडन्स होते हैं उनको मोनोकॉट्स कहते हैं। अब बोलो कि कॉटिलेडन्स क्या है बच्चों, वो जर्मिनेशन जब होता है तो आप कह सकते हो कि उसको जहां से स्टेम्स निकलती है, मतलब सीड्स के ही पार्ट होते हैं, सीड्स ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, सीड्स ही डिवाइड होती है। तो जिसमें सीड्स डिवाइड नहीं होती है, सिंगल में वो जर्मिनेट करती है, दैट इज मोनोकॉट्स। और जिसमें सीड्स टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, डबल स्टेम्स जनरेट होता है, उसको हम डाइकॉट्स कहते हैं। ओके, see, monocots generally exhibit parallel venation in their leaves and possess fibrous roots, while dicots typically exhibit reticulate venation in their leaves and possess taproot. इन जनरल क्या होता है, जो मोनोकॉट्स प्लांट होते हैं उनके लीव्स में पैरेलल वेनेशंस होते हैं और जो उनके रूट्स टाइप होते हैं वो फिब्रस रूट सिस्टम होता है। और डाइकॉट्स में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है उनके लीव्स में और जो उनकी रूट्स होती है वो टैप रूट सिस्टम होती है इन जनरल, बट यस एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट दैट कैन बी बेसिस फॉर देयर ग्रुपिंग। तो जानवरों को उनके मूवमेंट के बेस पे भी हम ग्रुपिंग करते हैं। ओके, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। Biodiversity of different region varies of distinct environmental condition. Obvious है बच्चों, environmental condition में हमारे आसपास के पेड़ पौधे मैटर करते हैं। लाइक जो नॉर्थ इंडिया में जो प्लांट्स होता है वो
डिफरेंट होता है साउथ इंडिया से, बिकॉज इट डिपेंड करता है कि वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा है, वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसे है, वहाँ पे लैंड कैसे है ना। माउंटेन एरिया में डिफरेंट होता है, डिफरेंट मिट्टी में डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। तो डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में हर जगह की डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी होती है इन टर्म्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ओके, the special features that enable plants and animals to survive in a particular region are called adaptations. Adaptation मतलब किसी चीज को अडेप्ट कर लेना है ना। तो जो जिस फीचर्स के बेस पे सारे प्लांट और एनिमल किसी भी इन्वायरमेंटल सिचुएशन में, कंडीशन में रह लेते हैं, उसको हम कहते हैं अडेप्टेशन। कोई डाउट रहेगा तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ओके, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंटल के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, दैट इज अडेप्टेशन, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लीव्स इन देयर हैबिटेट। जो जिस जगह पर रहते हैं, मतलब समझ जाओ कि पेड़ पौधों और जानवरों के घर को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। ओके, based on their habitats, animals and plants can be grouped into terrestrial and aquatic. Terrestrial जो लैंड पे रहते हैं, aquatic जो पानी में रहते हैं। तो घर के बेस पे हम लोग जानवर और पेड़ पौधों को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। और जानवर एक और कैटेगरी में, एम्फीबियन कैटेगरी में भी लाई करते हैं, जो दोनों जगह पे रहते हैं। Due to damage of their habitats, plants and animals lose their homes, food, and other resources, resulting in the loss of biodiversity. Obviously, student, रहने के लिए या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम लोग बहुत सारे जंगल पेड़ पौधे को कट करते हैं, तो उनका घर चला आता है। किनका घर, प्लांट और एनिमल। प्लांट तो कट गए और जानवरों का घर चला गया, समाप्त हो गया, डैमेज हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनका घर गया, उनको खाने की कमी हुई, उनको रहने की कमी हुई। तो फिर इन जनरल इसका रिजल्ट क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ, है ना। नेक्स्ट क्या है, लास्ट पॉइंट, वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर दैट आवर प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ एंड हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव एंड थ्राइव। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को सेव करें, उनको कंजर्व करें। लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। ओके स्टूडेंट, we have already studied about all the chapters, all the topics we have already discussed in part 1, part 2 and part 3. You can go through that and you will find the link in the description box. Okay, let's start with the question. Here are two types of seeds. What differences do you find among the roots and leaf venetion of their plants? The first one is wheat and the second one is kidney beans. Do you know about it? Okay, let's read. Wheat is what, student? Wheat has a fibrous root system and its leaves exhibit parallel venation, whereas kidney beans have a tap root system and its leaves exhibit reticulate venation. Okay? If you want to see, here we have a wheat stem, wheat leaves, and there we have a parallel veins. Here we have a leaf of kidney beans. Okay. Okay. Here we have a next question. Name of some animals are given below. देखो यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम दिए हुए है ना। अब आगे देखते हैं। Group them based on their habitats. Write the name of aquatic animal in the area marked A and terrestrial animals in the area marked B. Enter the name of the animal living in both habitats in part C. Student, हमने habitats के बेस पे जानवरों को तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है।
जो लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल दिया है, जो हमें बी में कॉलम में मेंशन करना है। जो पानी में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल दिया है, वो उन्हें हमें ए कॉलम में डालना है, ए सर्कल में। और जो दोनों जगह रहते हैं उनको हमें सी में डालना है। ओके, तो लेट्स सी। ए दैट इज एक्वेटिक एनिमल है ना, जो पानी के अंदर रहते हैं। तो अब चेक करो कौन कौन से एनिमल्स है हमारे पास। द फर्स्ट वन वी हैव अ डॉल्फिन। आप सभी ने देखा है डॉल्फिन कैसी होती है। तो डॉल्फिन हमारे पानी में रहती है। एंड नेक्स्ट वन वी हैव अ व्हेल। एंड एनीवन? नो, डॉल्फिन एंड व्हेल। ओके, द नेक्स्ट कैटेगरी लेट्स कंसिडर बी। बी में क्या करना है, हमें टेरेस्ट्रियल्स को ऐड करना है। टेरेस्ट्रियल को ऐड करना है जो लैंड पे रहते हैं, जो जानवर। तो हमारे पास लैंड पे कौन कौन से जानवर रहते हैं? हॉर्स, sheep, squirrel, earthworm, pigeon and tortoise। बच्चों tortoise amphibians नहीं होते हैं, टर्टल होते हैं एम्फीबियन। ओके, जो टॉर्टोइज होता है वो हमेशा लैंड पे रहते हैं, उसके पास लेग होता है। और जो टर्टल होता है, देखो आपको एक्वेटिक में दिख रहा है, ये जो आपके पास है ये टर्टल है जिसके पास फ्लिपर्स होते हैं। वो जो टर्टल होता है वो हमारा एम्फीबियंस होता है। ओके, एंड हमारे पास एम्फीबियन में कौन से आएंगे? दो, चेक करो, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल। ओके, तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो फर्दर। Manu's mother maintained a kitchen garden. One day she was digging out radish from the soil. She told Manu that radish is a kind of root. Examine a radish and write what type of root it is. What type of venetion would you observe in the leaves of radish plant? तो मनु की मम्मा ने क्या किया, वो उनका इनने किचन गार्डन मेंटेन करा हुआ है। तो एक दिन उन्होंने रेडिश निकाला और उन्हें मनु को बताया कि रेडिश हैज दिस काइंड ऑफ रूट। अब तुम्हें बताना है कि वो उन्होंने क्या बताया। ठीक है, रेडिश को इमेजिन एग्जामिन करना है, सॉरी, और फिर ये बताना है किस तरह का लीव्स वेनेशन है उसमें और किस तरह का रूट सिस्टम है। तो सी कैसा होता है, ऐसा कुछ दिखता है। ओके, देखो ये यहाँ पे एकदम हमारे पास स्ट्रॉन्ग वाली मोटी वाली स्टीम है और फिर उसमें छोटे छोटे रूट्स निकले हैं। तो इसको कौन से टाइप का रूट कहते हैं बताओ जरा। और इसके लीव्स भी देखो, यदि आप ध्यान से देखो ऐसे लीव्स हैं। तो ये कौन सी लीफ होती है? आई थिंक आप ये बता सकते हो। Radish has a tap root system and the leaves of radish plant is have reticulate venation, है ना? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Look at the image of mountain goat and a goat found in plains. Here we have a mountain goat and here we have a goat that found in plains, जो आपके आसपास मिल जाती होगी। Point out the similarities and differences between them. What are the reason for these differences? आपको इनके बीच का सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बताना है और ये भी बताना है कि इनके बीच का डिफरेंसेस क्या होगा। ओके, सी, यदि हम सिमिलैरिटीज की बात करेंगे तो यू कैन से वो, देखो मैं थोड़ा डिटेल में मेंशन कर रहा है, आप अपनी नोटबुक में थोड़ा कम भी लिखोगे तो चलेगा, बट यस यू शुड नो, इसलिए मैंने डिटेल में आपको बताया। ओके, बोथ आर गोट्स, ऑब्वियस है। माउंटेन गोट्स एंड प्लेन गोट्स बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ एनिमल, so they share general characters such as being herbivore, दोनों ही herbivores होते हैं, having hooves, दोनों के पास hooves होते हैं, है ना, and being domesticated or adapted to different environments। ऑब्वियसली उनको हम लोग यूज करते हैं, अपने घर में पालते हैं। तो जो माउंटेन गोट्स हैं वो भी वहां पे जो पहाड़ी लोग हैं उनके पास होते हैं। जो प्लेन वाले गोट्स हैं, जो प्लेन एरिया में फाइंड आउट होते हैं, वो भी हमारे पास एज अ डोमेस्टिक एलिमेंट एनिमल ही कंसिडर होते हैं। तो वो भी उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। अब यदि आप सिमिलैरिटीज की बात करोगे तो हॉर्न्स, बोथ गोट्स यूजुअली हैव हॉर्न्स, और डिफाइनिंग फीचर ऑफ द स्पीसीज। आपने देखा होगा दोनों के पास सींग होते हैं। ऑब्वियसली थोड़े किसी के पास टिल्टेड होते हैं, किसी के पास थोड़े शार्प होते हैं, बट दोनों के पास सिंग होते हैं।
हॉर्न जिसको कहते हैं, ओके। बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर यदि आप इन जनरल देखोगे तो बोथ गोट्स हैव 4 legs, a tail and a similar facial structure. इट्स अ जनरल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ गोट्स। तो आप कह सकते हो ये सारी सिमिलैरिटीज मिलती है। यदि हम डिफरेंसेस की बात करेंगे तो यू कैन से सी इट हैज अ, जो हमारे पास माउंटेन गोट है उसके बारे में बात करें हम लोग, इट हैज मोर मस्कुलर एंड कॉम्पैक्ट बिल्ड, दिस हेल्प देम टू क्लाइंब स्टीप एंड रस्ट टेरेन। इन्हें माउंटेन पे चढ़ना होता है तो इसीलिए थोड़ा मस्कुलर होते हैं, है ना। जो मतलब अब ऐसे समझ लो कि जो हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, वो थोड़े मस्कुलर हो जाते हैं ना। तो ये भी हमारे साथ पहाड़ों पे चढ़ते रहते हैं, तो ये थोड़े से मस्कुलर होते हैं, इनकी बॉडी भी थोड़ी हैवी होती है। दे हैव अ थिक एंड वुली fur to keep them warm in the cold and high altitude environment, और टेम्परेचर where temperature very low है ना, तो फर की वजह से इनको ठंड नहीं लगती है। They have specially adapted hooves with rough pads that provide better grip on rocky surface, allowing them to climb steep mountains. जो इनके hooves होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू जो गोट्स प्लेन एरिया में मिलते हैं उनके, क्योंकि वो उनको माउंटेन पे चढ़ने में हेल्प करते हैं, ओके। एंड जो जो गोट हमारे पास प्लेन एरिया में मिलते हैं उनमें क्या फीचर्स है, दे हैव लेस मस्कुलर बॉडी सुटेड फॉर लिविंग ऑन फ्लैट लैंड्स। देखा, दुबले पतले से होते हैं, बहुत बहुत मोटे मोटे नहीं होते, ऑब्वियस। they have a hooves that are more suited for flat grassy terrain, making them efficient for running or walking on plains. ये तो आप ऐसे भी कह सकते हो जिस एरिया में रहते हैं तो एज पर इन्वायरमेंट वो अडाप्ट हो जाते हैं, उनके हूप्स वैसे ही बन जाते हैं, है ना। तो जो प्लेन एरिया में उनके थोड़े सॉफ्ट से होते हैं, थोड़े प्लेन से होते हैं। and they has shorter lighter fur suited for warmer climates or area with moderate temperature. इनके फर थोड़े कम होते हैं और हल्के फुल्के से होते हैं। अब बोलोगे कि रीजन क्या है ये दोनों डिफरेंसेस का, तो क्या है, अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट। ऑब्वियस है, जो पहाड़ों पे रहते हैं उनको उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना होता है, तो इसलिए वो डिफरेंसेस है। जो प्लेन में रहते हैं उनको प्लेन एरिया में सर्वाइव करना है, और इसीलिए ये डिफरेंसेस है। इसको हम कहते हैं सर्वाइवल नीड्स, मतलब जहां पे आप रह रहे हो वहां की ये जरूरत है, इसीलिए उन दोनों के फिजिकल फीचर्स इतने डिफरेंट हैं। और वो जैसे जैसे सपोज करो प्लेन वाला जो गोट है यदि माउंटेन एरिया में जाएगा तो विद द धीरे धीरे विद द टाइम विद द ऑब्वियस विद द धीरे धीरे, मतलब ऐसे नहीं होता है कि नेक्स्ट ईयर ऐसा हो जाएगा, बट यस ओवर द टाइम वो धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है, एंड दैट्स प्रोसेस इज नोन एज एवोल्यूशन, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। Group the following animals into two groups based on any features other than those discussed in the chapter. Cow, cockroach, pigeon, bat, tortoise, whale, fish, grasshopper, lizard. अब देखो कौन सा क्या कर सकते हैं बताओ, Guess, है ना। हम लोग बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट कर लेते हैं। द फर्स्ट वन विल बी टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो हमारे पास प्राइमरी लैंड पे रहते हैं, like cow, cockroach, pigeon, bat, tortoise, lizard, and grasshopper. The next one is, बताओ, aquatic. तो aquatic animal जो मोस्टली पानी में रहते हैं, like whale and fish. और भी कोई फीचर्स हो तो आप उनके बेस पे उनको डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। लाइक उनके मूवमेंट बेस्ड पे, पर हमने मूवमेंट बेस पे इनिशियली डिस्कस किया है, बट यू कैन मेंशन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। As the population grows and people want more comfortable lives, forests being cut down to meet various needs. How can this affect our surrounding? How do you think we can address this challenge? देखो इसका आंसर बहुत लेंदी हो सकता है ना। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हम लोग अपने कंफर्टेबल लाइफ्स के लिए क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट जंगल को कट डाउन करते चले जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे सराउंडिंग पे क्या इफेक्ट हो रहा है बताओ। हमारे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल की वैरायटी हमारी
समाप्त हो चुकी है, एक्सटेंट हो चुकी है। क्लाइमेट हमारे चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो। गर्मी में ज्यादा गर्मी हो रही है, बारिश में बारिश नहीं हो रही, ठंड भी बहुत एक्सटेंड हो जा रहा है। ऑब्वियसली पूरा क्लाइमेट जो साइकिल है हमारा वो चेंज हो चुका है, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ नेचुरल हैबिटेट लॉस। ये सारे जो रीजन है ओवरऑल हमारे क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट कर रहे हैं। सॉइल इरोजन, जब हम जंगल का पूरा काट दे रहे हैं तो हमारा सॉइल भी इरोड मतलब डिग्रेड होता चला जा रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती चली जा रही है। वाटर साइकिल डिसरप्शन, ऑब्वियसली यदि आप हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, हमारा सॉइल इरोजन होगा, तो हमारा जो वाटर साइकिल है, एक साइकिल प्रॉपर मेंटेन्ड है, वो हमारा डिस्टर्ब होता है। एयर क्वालिटी, इसके बारे में तो आप डे टू डे लाइफ में न्यूज में सुनते ही होंगे कि हमारे क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां व्हीकल आ गए हैं तो एयर पॉल्यूशन किस हद तक इंक्रीज हो चुका है, और उसकी वजह से ह्यूमन बीइंग, हमारे बायोडाइवर्सिटी, जो प्लांट्स हैं, एनिमल है, सभी के हेल्थ पे सेम टू सेम इफेक्ट पड़ा है, किसी पे थोड़ा कम, किसी पे बहुत ज्यादा। तो ऑब्वियसली ये सारे इफेक्ट्स हैं हमारे सराउंडिंग पे। और यदि हम बात करेंगे कि हमारे मतलब उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, बट कैसे? हम लोग रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं या फिर अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन कहने का मतलब है बच्चों, जो पुराने जो फॉरेस्ट हैं जो बर्बाद हो गए उनको दोबारा से उनको कह सकते हैं उसको वनीकरण करना। और एफॉरेस्टेशन इज वनीकरण करना, मतलब नए फॉरेस्ट लगाना। बहुत सारे हम सीक्वेंस के बहुत सारे पेड़ पौधे एक एरिया में लगा देंगे तो उसको एफॉरेस्टेशन हो जाएगा। हिंदी में से वनीकरण, वन को बनाना कहते हैं, है ना। वन इज जंगल, ओके। सस्टेनेबल लॉगिंग प्रैक्टिस, हम मतलब ठीक है हमें एरिया को कुछ करना है, बट हाँ हम लोग उसके बीच में एक सामंजस्य बैठा सकते हैं कि हमें पूरे एरिया को नहीं करना है, हम उस एरिया को करेंगे जो जिसपे जहाँ पे कम बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ पे उस एरिया को हम कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वी हैव प्रोमोटिंग ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, मतलब हम लोग उसके ऑल्टरनेटिव, लाइक जैसे जहाँ पे लकड़ियों का यूज है उसके हम ऑल्टरनेटिव चीजों को यूज करेंगे, रिसाइकिल मटेरियल को यूज करेंगे ताकि हम लकड़ियों को बचा सके। कंजर्वेशन पॉलिसीज, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंजर्वेशन पॉलिसीज इम्प्लीमेंट भी किया है जो हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, रिजर्व को मतलब सेव करने के लिए है, कंजर्व करने के लिए है। देन वी हैव अ रेजिंग अवेयरनेस, लोगों को उसके बारे में एडुकेट करेंगे कि कैसे हमारे पास हमें हमारे लिए पेड़ पौधे की जरूरत होती है, और कैसे पेड़ पौधे कम होने से हमारे लाइफ साइकिल पे, हमारे लाइफ स्टाइल पे चेंजेस होते हैं। इनको यदि हम उन सबको अवेयर कराएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सब मिलके अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। ओके ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट, here we have a next question. Analyze the flow chart. What can be example of A and B? Here we have plant. If we have a plant, then it's yes. Then we have our next step. क्या? What question I have? Does it have leaves? क्या इसमें leaves पत्ते हैं? और यदि पत्ते हैं तो next question क्या आता है? Does it have a reticulate venation? क्या उन पत्तों में रेटिकुलेट वेनेशन है? तो यदि नो, तो फिर हमारे पास जो प्लांट होगा वो बी होगा, और यदि रेटिकुलेट वेनेशन है तो प्लांट हमारा ए होगा। तो ए में क्या आंसर हो सकता है? किडनी बीन्स। इन सारे लीव्स में हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन है, और ये नहीं है, पैरेलल वेनेशन है, तो प्लांट हमारा बी होगा। तो बी प्लांट क्या हो सकता है? इट मे बी अ व्हीट। और हमारे पास और क्या हो सकता है? इट मे बी अ मेज, इट मे बी अ बनाना लीव्स, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, और ये हमारे पास बीन्स हो सकते हैं, चिकपी हो सकता है। तो जिसमें भी हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन है वो हमारे पास आप ए प्लांट में लिख सकते हो, और जो हमारे पास पैरेलल वेनेशन वाले प्लांट हो वो आप बी में लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Raj argued with his friend Sanjay that Gurhal, that is hibiscus, plant is a shrub. What question can Sanjay ask for clarification? अब देखो, राज ने संजय को बोला, मत आर्ग्यूइंग, या फिर कह सकते हो डिस्कस कर रहा है, नहीं नहीं, जो गुड़हल है वो श्रब ही है।
तो संजय क्या क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर द क्लैरिफिकेशन पर्पस? तो अब देखो श्रब कैसा होता है, श्रब्स क्या होता है, वो उनके जो स्टेम्स होते हैं वो थोड़े टेंडर थोड़े सॉफ्ट से होते हैं, या फिर वो थोड़े छोटे होते हैं, पेड़ जितने बड़े नहीं होते, है ना। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो गुड़हल कैसा दिखता है, गुड़हल फूल कुछ ऐसा दिखता है, और इसके जो स्टेम्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल से, मतलब टेंडर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बट फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, छोटे छोटे हर्ब्स से थोड़े बड़े होते हैं, है ना। तो आप क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा कुछ लाइक हाउ टॉल डज द गुड़हल प्लांट ग्रो, कितने बड़े होते हैं, ट्री से बड़े होते हैं या नहीं, ट्री जितने होते हैं या नहीं, है ना। What are the key feature of गुड़हल in terms of their stems and branches? जो shrubs होते हैं उनको उनके stems कैसे होते हैं बताओ। उनके जो stems होते हैं वो थोड़े टेंडर से होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, और उनके ब्रांचेस क्या होते हैं, ग्राउंड के पास होते हैं, ग्राउंड से ऊपर होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस वो पूछकर ये क्लियर कर सकता है कि गुड़हल श्रब्स में है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है, आर द स्टेम्स ऑफ श्रब्स hard or soft, or how flexible are they? While gulhar stems are flexible, are they considered fragile? है ना, इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं for the clarification purpose. Okay, next question we have, based on the information in the table, find out example of these plants for each group. Like group A, what we have, डाइकॉट्स, जिसके टाइप्स ऑफ सीड डाइकॉट्स हैं, एंड टाइप ऑफ रूट्स कैसे हैं, टैप रूट। तो फिर क्या हो सकता है, बीन्स, कॉफी एंड टोमेटो। और भी बहुत सारे हैं, जो फर्स्ट हमने पार्ट 1 वीडियो किया उसमें मैंने 10 एग्जाम्पल दिए हैं टैप रूट के भी, और 10 एग्जाम्पल दिए हैं फिब्रस रूट के भी। वो डाइकॉट और मोनोकॉट्स में भी मैंने 10 एग्जांपल्स दिए हैं, आप पार्ट 1 चेक कर सकते हो। ओके, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है डाइकॉट क्या होते हैं और मोनोकॉट्स क्या होते हैं। और बी क्या है हमारे पास, मोनोकॉट टाइप्स ऑफ सीड्स है, और रूट कैसे है, फिब्रस रूट। क्या एग्जाम्पल होगा, कॉर्न, ग्रास एंड कोकोनट। और भी आप इसमें लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, see, what other similarity do plant of group A have and what other similarity do plant of group B have? याद करो, क्या लीव्स के टर्म में सिमिलैरिटीज हैं इन लोगों में? हाँ, जो ग्रुप ए प्लांट है, दैट इज डाइकॉट प्लांट्स, हैव अ रेटिकुलेट वेनेशन एंड अ tap root system, while monocots plant have parallel venation and fibrous root system in general. Okay, अब next देखते हैं। Okay, see, observe the labeled part of duck in the picture given below. What differences do you observe in the feet of the duck compared to the other birds? Which activity would the duck be able to perform using this part? बच्चों आप ये पिक्चर देख सकते हो, इसमें आपके पास जो डक है उसका एक वेब्ड फीट है, और पिजन का कैसा है, नॉर्मल टो जैसा इन जनरल होता है, देखो ध्यान से, है। और जो डक के फीट है वो कुछ ऐसी है, ऐसी है, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये स्किन से कनेक्टेड है, जो टोज है ना वो स्किन से कनेक्टेड है, तो इसको हम वेब्ड फीट कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है, बताओ। ओके, the duck, so you can say the duck has webbed feet, which means its toes are connected by skin. The pigeon has normal toes that are separated, correct? अब differences in feet क्यों है, because the duck's webbed feet helps it swim easily in water like paddles. जिसे आपने कभी देखा है, जो जो नाव वगैरह होते हैं उसमें पैडल्स होते हैं जो पानी के फ्लो को चेंज करने में हेल्प करते हैं, तो वैसे ही जो ये डक के फीट हैं, वेब्ड फीट, ये इनको पानी में तैरने के लिए इजी होते हैं, है ना।
This is a special features that the other birds like the pigeon do not have. क्यों? क्योंकि the pigeon feet are better for walking and perching on the trees, but not for swimming. अब पिजन को क्या करना होता है? ट्रीज को पकड़ के, ब्रांचेस को पकड़ के होल्ड करके रखना होता है ना, या फिर उनको वॉक करना होता है। देखा छत पे पिजन वॉक करते हैं, तो उसके लिए आपके पास नॉर्मल टोज चाहिए, सब पिजन के पास है। बट पानी में स्विम करने के लिए हमें वेब्ड फीट चाहिए, इसीलिए डक के पास वेब्ड फीट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट? तो स्विमिंग एक्टिविटी, करेक्ट। तो आप लिख सकते हो द वेब फीट of the duck make it a great swimmer. Duck uses their webbed feet to push through the water, allowing them to move quickly and smoothly, and this is why you often see ducks in ponds, lake और river. मतलब जो भी water bodies होते हैं वहां पर आपके पास डक स्विम करते हुए नजर आती है, करेक्ट। आइए अब आगे देखते हैं। लर्निंग फर्दर, क्या करना है? यू हैव टू रीड, you have to learning further, क्या करना है? Read about one Indian scientist or a wildlife biologist who is working towards protection of India's biodiversity and prepare a brief report. देखो हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। Now you have to do a brief report about what? About an Indian scientist or a wildlife biologist जिन्होंने इंडिया के बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में कोई योगदान दिया है या फिर वो कार्य कर रहे हैं। उनके लिए आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है या फिर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। तो मैं एक छोटा सा आपको एक आइडिया देती हूँ, और आफ्टर दैट यू कैन प्रिपेयर अ कंप्लीट रिपोर्ट। तो हम लेते हैं किनको? आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। मैंने कंसिडर किया विद्या आत्रेय को। She is an ecologist working for the last 8 years on interaction between a large cat and the human. When they share the same space, she is interested in understanding the driver of man-animal conflict in the backdrop of the socio-cultural ethos in India, which inspire tolerance for other life forms. ये इकोलॉजिस्ट है। ओके, इकोलॉजिस्ट क्या होता है? जो किसी भी बायोडाइवर्सिटी को, इधर एनिमल और प्लांट को इन्वायरमेंट में सस्टेन करने के लिए या उन दोनों के बीच का रिलेशन को पढ़ते, समझते, समझा क्या? लोगों को समझाते हैं। तो जो विद्या आर्थरेया है उन्होंने बिग कैट मतलब लेपर्ड्स वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया है, उनके बारे में जाना है, उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और लोगों को भी समझाया है कि उनके साथ कैसे डील करने हैं, उनको उनका कैसे केयर करना है, सो दैट कि वो उनका जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो सके। ओके, तो आप इनके बारे में और भी डिटेल में लिख सकते हो। कहाँ से? इस वेबसाइट से, दैट इज www.conservationindia.org। आप ऑथर विद्या आर्थर डालोगे तो आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Explore the contribution of Divya Mundappa, Usha Lachunga, Gajala Sahabuddin. Explore the contribution of Divya Mundappa, Usha Lachunga, Ghazala Sahabuddin, Nandini Velo, Vidya Arthya, Uma Ramakrishnan, and Divya Karnad towards biodiversity in India. Prepare a report of the work done by any three of them. Okay, आप एक बार सभी के बारे में एक्सप्लोर कर लो, उसके बाद जो आपको तीनों का मतलब इन सब में से तीन जो बेस्ट लगते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क, जो आपके इंटरेस्ट का लगता है, आप उसको अच्छे से नोट कर सकते हो। ठीक है, मैंने तीन किन को कंसिडर किया है? देखो, मैंने सबसे पहले लिया है दिव्या मुडप्पा को, दैट शी इज ऑल्सो अ बायोलॉजिस्ट। उन्होंने बहुत काम किया है बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करने के लिए, उसको उसकी हेल्प करने के लिए, मतलब उनको कंजर्व करने के लिए, है ना।
और वो कुछ फाउंडेशंस के साथ भी जुड़ी हैं। उन्होंने बहुत सारे इवेंट भी किया है ताकि हम फॉरेस्ट को रीस्टैब्लिश कर सके, जो खो गए हैं उनको, उनकी बायोडाइवर्सिटी को अगेन हम रिफॉरेस्टेशन भी कर सकें। सो शी इज़ अ बायोलॉजिस्ट। ओके, फिर इनके बाद फिर मैंने विद्या आत्रेया को कंसिडर कर लिया है, जो ऑलरेडी हमने किया है। आप इनको भी देख सकते हो, शी इज़ ऑल्सो एन इकोलॉजिस्ट और इन्होंने मेनली लेपर्ड्स के बिहेवियर को स्टडी किया है बहुत नियर बाय। ओके, देन नेक्स्ट मैंने किसको कंसिडर किया है, मैंने उसके बाद कंसिडर किया है उमा रामाकृष्णन को। शी इज ऑल्सो अ इकोलॉजिस्ट एट द नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस। और इनकी जो रिसर्च है वो मोस्टली जेनेटिक डाइवर्सिटी पे है, जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ऑफ इंडिया है उनके जेनेटिक डाइवर्सिटी पे है। और इन्होंने भी इनडेंजर्ड जो एनिमल है, जो मतलब जो लुप्त के कगार पे हैं, जो गायब हो रहे हैं, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको सेव करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। ओके स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सी, label the plant in your school with their local names with the help of your teacher or the gardener. List them in your notebook. देखो आपके स्कूल में जितने प्लांट्स होंगे ना, आप उनको लेबलिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गार्डनर और टीचर, उनके लोकल नेम के साथ, और उसके बाद उनको उनकी लिस्टिंग कर लेना आप अपने नोटबुक में। ओके, इट्स अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आप अपने टीचर और फ्रेंड के साथ मिलके कर सकते हो। With the help of your teacher, plan a field visit or a nature walk. Record your observations, prepare a class biodiversity register by consolidating the observation and notes of all the students taken during the field visit or nature walk. आप सब जाओगे कहीं नेचर वॉक में विद द हेल्प ऑफ टीचर ऑब्वियस, तो ऑफिस से हर स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग एक रजिस्टर नोट डाउन करेगा। ओके, रजिस्टर में अलग अलग जानवरों के बारे में नोट डाउन करेगा। फिर जब आप घर पर, जब आप स्कूल में क्लासरूम में आओगे तो सारे को एक इकट्ठा कर लेना, उसको बोलते हैं कंसोलिडेट कर लेना, मतलब सारे डेटा को एक जगह कर लेना ताकि सभी के डेटा कलेक्ट हो जाए, और देन यू कैन स्टडी with that notes or with that data. Okay, then next they go find out about Project Tiger and other similar projects initiated in India to protect our biodiversity. Prepare a presentation for your class. प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, और भी टाइगर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है टू प्रोटेक्ट आवर बायोडाइवर्सिटी। तो आप उनके लिए एक छोटा सा 5 स्लाइड का प्रेजेंटेशन अपने क्लास में दे सकते हो। ओके, divide your class into a group of 6 students each. Initiate a discussion in the class on how you can protect biodiversity around you. Prepare a group-wise report that includes suggestions given by member of each group. तो आप अपनी क्लास को 6 स्टूडेंट के ग्रुप में डिवाइड कर दोगे, और फिर आप ये डिस्कशन करोगे कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप ग्रुप वाइज रिपोर्ट भी बना सकते हो, जिसमें आप जो भी सारे मेंबर्स जो भी सजेशन देंगे उसको आप इंक्लूड करके। ओके, interact with elders in your family neighborhood to find out various plants and animals that they see now but were not seen earlier, and vice versa. Collect picture of these plants and animal and paste them in your scrapbook. Find out more about them from your teachers. Okay student, जो आपके घर में बड़े होंगे, आप उनसे वो जानवर और प्लांट्स के बारे में पूछ सकते हो जो पहले नहीं दिखते थे और अब दिखते हैं, या फिर उन जानवर और प्लांट्स के बारे में जो पहले होते थे और अब नहीं होते हैं, और उनका एक कलेक्शन प्रिपेयर कर सकते हो। एक हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था गौरैया चिड़िया के बारे में, है ना। इट्स अ इंडियन स्पैरो, जो हमें पहले बहुत रेयर, मतलब बहुत कैजुअली दिख जाती थी और अब बहुत रेयरली दिखती है। तो उसी तरह बहुत सारे प्लांट्स भी हैं और भी कुछ बर्ड्स और एनिमल हैं।
आप उनके बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हो और अपनी स्क्रैप बुक में नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, एंड दैट्स एनफ फॉर टुडे वीडियो बच्चों। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज डू इन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।